चलिए शुरू कर सकते हैं अपन। लास्ट क्लास में कहां तक हमारा डिस्कशन हुआ था? चलिए, मतलब पॉलीसाइक्लिक में हम बातें कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था एक बार बता दीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए, जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, जल्दी से जल्दी आप उनके आंसर्स करेंगे। प्रैक्टिस सीट में दे देंगे आपको ये। क्वेश्चन नंबर 47 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इसमें भी आपके गलत करने के चांसेस हैं, या फिर स्टेटमेंट बनाएगा और उसमें आपको उलझाने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में क्या ख्यालात हैं? नॉन एरोमेटिक क्यों होगा भाई? क्या अगर हम इस मॉलिक्यूल को प्लेनर अज्यूम करें, क्लियर, नॉन प्लेनर तो कब बनना चाहेगा? जब वो एंटी एरोमेटिक हो। अगर एरोमेटिसिटी है तो क्यों जानबूझकर वो नॉन प्लेनर बनेगा? क्लियर। तो मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन देख सकते हो प्रेजेंट है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का है? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 46। बताइए जल्दी से, क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? जी हां, लार्जेस्ट पेरिफेरी पर। यहां पर जब भी बाईसाइक्लो ट्राईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं तो क्या चलता है? मॉडिफाइड हक्कल्स रूल। क्या चलेगा? मॉडिफाइड हक्कल्स रूल। और वो क्या कहता है? लार्जेस्ट पेरिफेरी पर। देखो, लार्जेस्ट पेरिफेरी के ऊपर आप चेक कीजिए। तो यहां पर अगर अपन लार्जेस्ट पेरिफेरी पर देखें, बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं, तो देखो डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट चल रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड गायब हुआ तो कौन आ गया है? डबल बॉन्ड। देखो डबल डबल, यहां पर कौन है? लोन पेयर। सबसे पहले आप इस लोन पेयर के बारे में कमेंट कीजिए, कैसा है? बहुत सही, आप पहचाने हैं। ये क्या है? लोकेलाइज्ड। आप बताइए इस वाले लोन पेयर के बारे में, ये कैसा है? डीलोकेलाइज्ड। बिल्कुल सही। अब आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। आप देख सकते हैं लगातार लार्जेस्ट पेरिफेरी पर जब आप चेक करेंगे तो आपको कॉन्जुकेशन मिलेगा। तो इस मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 2, 2 4, 2 6,
2 8, ये लोन पेयर काउंट मत करना, और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इवन या ऑड, 4 की टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो एरोमेटिक। अगला क्वेश्चन बाइफिनाइल है, अगला क्वेश्चन बाइफिनाइल है। बताइए आप इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक का कारण, नॉन एरोमेटिक का कारण, नॉन एरोमेटिक होने का कारण कोई बता पाएगा? अरे भाई तुम सुलटोगे, और तुम्हें सुलटाएंगे कौन? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। इसलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी में बस एक काम आसान है, क्या? उसको अंडरलाइन करना, और ये काम भी आजकल मास्टरी करने लगे हैं। हर सारी की सारी लाइनें लाके पीडीएफ लगा के अंडरलाइन कर देते हैं कि बच्चे के लिए ये भी नहीं छोड़ूंगा मैं। हालांकि दोनों बराबर ही हैं, ना उस अंडरलाइन का मतलब बच्चा समझ पा रहा है ना समझाने वाला। ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें इधर वाले रिंग पर फोकस कीजिए, क्या यहां पर क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हैं? ध्यान से समझिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत ज्यादा लोगों को चमकता ही नहीं है। ये हमारे सामने क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। क्या इधर वाली रिंग में भी क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स है? जी हां, क्लोज लूप ऑफ पैरेलल पी ऑर्बिटल्स दोनों रिंग के अंदर आपके सामने अवेलेबल है। हर किसी में आप जानते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन भी है बॉन्ड बनने से पहले। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, किस में रखेंगे? ध्यान से सुनिए, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रखेंगे, तो अगर आप दोस्त ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार से कोई रिंग करंट बनेगा, बताइए पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। कारण पॉसिबल क्यों नहीं है? आप जानते हैं ये आपकी क्लोज लूप नहीं बनी, क्रॉस हो रहा है यहां पर। क्लोज लूप का मतलब है कि ऐसे ऐसे सर्कल बनना चाहिए, इस प्रकार से, मतलब जहां से शुरू हुए थे वहीं पर लौट कर आए, ऐसे सर्कल बनना चाहिए। तो यहां पर आपका रिंग करंट बनेगा नो डाउट, पर रिंग करंट बनने का तरीका अलग रहेगा। सर अलग कैसे रहेगा? इस वाले रिंग में अपना इंडिविजुअल करंट फ्लो, ये देखो घूम रहा है कि नहीं घूम रहे हैं? तो ये रिंग आपकी क्या है? एरोमेटिक। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है। सिमिलरली आपकी इस रिंग में भी क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट। इन दोनों रिंग्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर भी है क्या? यस, हम जानते हैं इसकी कंफर्मेशन नॉन प्लेनर भी होती है, बिकॉज ड्यू टू रोटेशन अबाउट दिस सिग्मा बॉन्ड रहे नॉन प्लेनर। मॉलिक्यूल से लेना देना, रिंग तो क्या है? प्लेनर, और रिंग भी क्या है? प्लेनर। तो यहां पर ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। क्या है? एरोमेटिक। आप गलत आंसर दे देंगे दोस्त, हम गलत आंसर दे देंगे सर, हाँ, क्योंकि आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, बताओ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, इवन या ऑड? और 4 की टेबल में है, तो आप टिक मारेंगे एंटी एरोमेटिक। पर आप समझिए, आपको वो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जो रिंग करंट बना रहे हैं। तो इस वाले रिंग में कितने का रिंग करंट है? 6 पाई, हेंस दिस रिंग इज एरोमेटिक। और इस वाले रिंग में भी कितने का है? 6 पाई, हेंस रिंग इज एरोमेटिक। सो कंपाउंड आपका डिक्लेयर किया जाता है एरोमेटिक। दो अलग अलग रिंग्स में अपना रिंग करंट चल रहा है इंडिविजुअल। आप सोचिए, अगर मैं इस बॉन्ड को बीच में तोड़ भी दूं तो कद्दू फर्क इनको। अब बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं है? है, बेंजीन एरोमेटिक, पहले बता चुके थे। ये भी एरोमेटिक है, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों रिंग्स में अपना इंडिविजुअल रिंग करंट चल रहा है। क्लियर? ये आपका कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है, इसमें दो रिंग्स को सिग्मा बॉन्ड से जोड़ा गया है। बाईसाइक्लो का मतलब ऐसी होती है जिसमें दो रिंग आपस में जुड़ी होती हैं, जिसमें बीच में बॉन्ड ऐसा आता है, वो होते हैं बाईसाइक्लो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको धरेगा स्टेटमेंट्स में, कुछ ऐसी बातें आपके सामने करेगा कि आप उसके झांसे में आ ही जाएंगे। कुछ और भी बातें हो सकती हैं, हाँ, वो आपको पेपर में दिखाई देंगी। जल्दी से सुलटाइए, क्वेश्चन है एनसीईआरटी।
एरोमेटिसिटी पर ही हमारा डिस्कशन चालू है। बस एरोमेटिक में एक स्पेशल कैटेगरी आ जाएगी जिनको हम क्वासी एरोमेटिक या फिर क्वासी एंटी एरोमेटिक कहेंगे। आपको क्वासी वर्ड पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपके लिए अभी भी क्या है, ये एरोमेटिक, और अभी भी क्या है ये आपके लिए एंटी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक एंड क्वासी एंटी एरोमेटिक। बेटा अलग अलग रिंग में काउंट करेंगे। इस रिंग में अपना रिंग करंट इंडिविजुअल है। कितने रिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट है? ये देखो साइक्लिक कॉन्जुकेशन में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? घूम गए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट इसमें है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट इसके अंदर है। इन दोनों रिंग्स का आपस में कोई लेना देना, मैं तो ये बता चुका हूं, अगर ये पाई बॉन्ड गायब कर दूं तो अभी भी ये एरोमेटिक, अभी भी ये एरोमेटिक है। तो इंडिविजुअल रिंग करंट है। आप बोलोगे सर ऐसे वाला क्यों नहीं बना जैसा इसमें बनता था? तो इसमें नहीं बन सकती क्लोज लूप। तो बड़ी क्लोज लूप नहीं बन रही है, तो छोटी जो बन रही है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर सर्कल बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो बड़े से बड़ा बनाएं। बड़ा नहीं बन रहा है तो फिर छोटा बनाएं। क्लियर? तो यहां पर क्लोज लूप इस रिंग में भी बनेगी इंडिविजुअल, इस रिंग में भी बनेगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। फिर वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। आगे आ रहा है, इस क्वासी के केस में होते हैं। देखिए क्वासी का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपाउंड एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी दिखाए। किस किस वाले स्टेट में? आयोनिक फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? अपनी आयोनिक फॉर्म के अंदर जब वो एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी शो करने लगता है, तो उन्हें हम क्वासी वर्ड के साथ दिखाते हैं। क्वासी एरोमेटिक या फिर क्वासी एंटी एरोमेटिक। आपके लिए अभी भी वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक ही रहेगा। मुद्दा क्या ये वाली बातें एनसीईआरटी में है? तो जवाब है बिल्कुल है। पर एनसीईआरटी थोड़ा अलग तरीके से चीजों को डील करता है, पता नहीं लगने देता। जब आप स्टार्टिंग में एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया हुआ है। उसने सबसे पहले क्लासिफाई किया हुआ है ओपन चेन साइक्लिक, फिर साइक्लिक में गया है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक में गया है बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड। पूरी बातें दी हुई हैं उसने। क्लियर? तो हम इसी पर ही बात करेंगे। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। सभी के पेन डाउन, चीजों को समझेंगे। यहां से अच्छा एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है। जैसे ये आप लोगों के सामने दिया गया है, आपसे पूछ रहा है ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो आप देखिए इसमें आपके पास पोलर पाई बॉन्ड है। क्या है? पोलर पाई बॉन्ड। आप ध्यान रखिए जब भी आपके सामने क्या आ जाए, पोलर पाई बॉन्ड, और मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्बन ऑक्सीजन ही होगा, तो उस पर कमेंट करने से पहले आप पोलर पाई बॉन्ड को तोड़ लेंगे। आप जानते हैं पोलर पाई बॉन्ड में रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है? ये किसकी तरफ टूटता है? मोर ईएन की तरफ। तो पहले दोस्त आप इसको ऐसे तोड़ लेंगे, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर, और फिर आंसर देंगे, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब वो देगा हमें ऐसे, और हमें इसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है जिसमें पोलर पाई बॉन्ड बताइए किसकी तरफ तोड़ेंगे हम? मोरियन की तरफ। बिल्कुल सही पहचाना है। अगर हमने पोलर पाई बॉन्ड को मोरियन की तरफ तोड़ दिया तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर, और अब देखिए क्या रिंग में करंट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहां पर क्या साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? जी हां। ईच एटम ऑफ रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना? जी हां। तो यहां पर आपके सामने साइक्लिक कॉन्जुकेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में घूम रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही जवाब दिया है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हेंस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। तो हमें देगा ऐसा और हमें सोचना ऐसा है। क्लियर? आप बताइए कंपाउंड कौन सी फॉर्म में रहना पसंद करेगा, इस वाली फॉर्म में कि उस वाली फॉर्म में? इस वाले में, क्योंकि इस वाली फॉर्म में क्या है, इसके अंदर एरोमेटिसिटी। पता है इसकी वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट आपका जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ज्यादा। मान लीजिए आपके सामने अगला क्वेश्चन जो कि अच्छा एग्जामिनर रखेगा, अच्छा एग्जामिनर आपसे इन दोनों के डाइपोल मूवमेंट के कंपैरिजन की बातें जरूर करेगा। आप समझिए क्वेश्चंस आपके साथ ही चल रहे हैं। कहता है कंपेयर द डाइपोल मूवमेंट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। किसका कंपैरिजन करना है आपको? डाइपोल मूवमेंट का, यानी कि किसकी बातें करनी है? पोलैरिटी की। डाइपोल मोमेंट की बातें आपको यहां पर करनी है। आप बताइए दोनों में से आपको किस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा नजर आता है? देखिए
अगर हम इसकी बात करें, यहां पर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल, यहां पर भी पोलरिटी की वजह से पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल, फर्क इतना सा, इसमें यहां डबल बॉन्ड और इसमें यहां डबल बॉन्ड, और उसी डबल बॉन्ड का तो खेला है। आप जानते हैं कि यहां पर जब रेजोनेंस होगा, क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो ऑक्सीजन पर कैसा, नेगेटिव, और कार्बन पर, और ये रिंग क्या बन जाएगी, एरोमेटिक। ये कंपाउंड इससे ज्यादा इस फॉर्म में रहना पसंद करता है, क्योंकि इसमें क्या आ गई है, एरोमेटिसिटी। और मैं आपको कैसे बताऊं दोस्तों, आंखें खोलो और गौर से देखो, यहां चार्जेस कैसे हैं और यहां चार्जेस कैसे हैं। एक बार डाइपोल मोमेंट बताना, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल, यही होता है क्या, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एल इज द चार्ज सेपरेशन। पहले देखो, मैग्नीट्यूड यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट यहीं से ही हो गया। अभी तो दोस्त चार्ज सेपरेशन और बढ़ेगा, बताइए कैसे, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव and the positive charge will appear at the end point। आप बताइए, क्या चार्ज सेपरेशन बढ़ गया है, तो डाइपोल मोमेंट और बढ़ेगा। तो इसके एरोमेटिसिटी आने की वजह से डाइपोल मोमेंट इस वाले से ज्यादा होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा, मतलब जेई मेंस या जेई मेंस की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमको, जेई एडवांस जैसे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखने को मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, एंड दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कहता है कमेंट कीजिए इसकी एरोमेटिसिटी के ऊपर। क्या करना है, कमेंट करना है इसकी एरोमेटिसिटी के ऊपर। सर कैसे अप्रोच लूं मैं, आप बताइए, क्या आपको पोलर पाई बॉन्ड दिखाई दिया, दिखाई दिया, तो पहले पोलर पाई बॉन्ड को तोड़ लें। क्या करें, तोड़ लें। कैसे तोड़ लें, आप जानते हैं, पोलर पाई बॉन्ड विल ब्रेक टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। आप बताइए, इसमें देखकर बताओ, क्या आपको यहां पर इस वाले रिंग में साइक्लिक कॉन्जुकेशन दिखाई दिया, जी हां, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, हेंस द कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। खत्म हो गई कहानी। तो ये अपनी आयोनिक फॉर्म में एरोमेटिक दिखाई दे रहा है, तो इसको क्वासी एरोमेटिक कहते हैं। कुछ भी हो, है तो एरोमेटिक। अब एग्जामिनर का अगला अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा। इसमें कंपैरिजन किया, क्या किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इधर वाले का। अब एग्जामिनर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख देगा, ध्यान से सुनते हुए जाइए दोस्तों। ये भी आप लोगों के सामने दिया हुआ है और ये भी आप लोगों के सामने दिया हुआ है। फिर से कंपैरिजन करवाना चाहता है दोनों में, किसका, डाइपोल मोमेंट का, किसका, डाइपोल मोमेंट का। क्या लगता है आपको, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अगर यहां पर कंपैरिजन चल रहा है दोस्त, किसका, डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का, तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा। अब बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे लिख दिया इसने, शायद ये याद करके आया होगा। ये तो सच है कि याद तो मैं करके आया हूं, पर आपको समझाया भी जाएगा। आप जानते हैं ये ऐसे नहीं पाया जाता कंपाउंड, ये किस में पाया जाता है, अपनी आयोनिक फॉर्म में। आयोनिक फॉर्म में किस प्रकार से, बताइए, यहां पर नेगेटिव, यहां पर, और इस रिंग में आ जाती है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की वजह से ये आयोनिक बनना चाहता है। क्लियर, क्या इसमें भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, जी हां, बिल्कुल सही, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहां भी आपको कंफ्यूजन लगे दोस्त, आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, इसमें प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। तो बताइए, क्यू दोनों में सेम हो गया कि नहीं हो गया, फुल प्लस माइनस है, पर एल दोनों का अलग अलग है। अरे दोस्त आप सोचिए, जब इसमें रेजोनेंस होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां तक जा सकता है, इसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा, पर इसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा नहीं होगा, ये यहां से यहां बस इतना ही जा सकता है, पर इसमें पॉजिटिव चार्ज यहां तक जाएगा। कैसे, आप देखो, ये कौन सा पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट, और ये, तो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो इसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा मिलेगा। अगर चार्ज सेपरेशन ज्यादा, तो फिर
एल की वैल्यू ज्यादा। क्यों दोनों में सेम हो रहा है और एल एक में ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट भी ज्यादा, तो आपके इसका डायपोल मोमेंट, सॉरी इसका डायपोल मोमेंट इससे ज्यादा। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया है, हल्के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता रहेगा। जैसे ये कंपाउंड आप लोगों के सामने आ जाए, क्लियर। अब इस पर आपको कमेंट करना है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। तो आपको फिर से पोलर पाई बॉन्ड दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको पोलर पाई बॉन्ड दिखाई दे तो उसको तोड़ो, कैसे? मोरियन की तरफ। यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। अब इसको देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का, क्या इसमें रिंग में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट इज एंटी एरोमेटिक। मतलब ये जो आपका कंपाउंड है ये क्या रहेगा? हाईली अनस्टेबल। क्या रहेगा? हाईली अनस्टेबल। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कांट बी आइसोलेटेड। क्या कह सकता हूं? कांट बी आइसोलेटेड, कांट बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये रूम टेम्परेचर पर आपको इस फॉर्म में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने एक पॉइंट लिखा था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स गेट्स डाइमराइज्ड, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नॉन एरोमेटिक के अंदर, रूम टेम्परेचर पर। तो क्वेश्चन की फॉर्म बदलेगा, या तो पूछेगा विच कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल, मतलब एंटी एरोमेटिक पूछ रहा है, या फिर ये पूछेगा विच कांट बी आइसोलेटेड, मतलब वो आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा रूम टेम्परेचर पर। फिर से आंसर क्या जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ये काफी एग्जाम्स में दोस्तों आ चुका हुआ क्वेश्चन है और फिर से आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए जल्दी से सुलटाइए। अभी क्या सीखा हमने कि जब भी पोलर पाई बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ के फिर चेक करेंगे एरोमेटिसिटी या फिर एंटी एरोमेटिसिटी। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। साइक्लिक कॉन्जुगेशन कैसे कर रहा था? इसमें आप साइक्लिक कॉन्जुगेशन बिना पाई बॉन्ड तोड़े नहीं करवा सकते ना। ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर, वो पाई बॉन्ड जाएगा उधर, नेगेटिव, खत्म। उस वाले में भी ऐसा ही होगा। तो पोलर पाई बॉन्ड को पहले तोड़ो, फिर रिंग में साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिखाई देगा। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। डायपोल मोमेंट कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस अपने आप में अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो जब भी सीओ बॉन्ड आएगा तो उसको तोड़ के फिर हम जवाब देंगे। पोलर पाई बॉन्ड है तो पहले पोलर पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे किसकी तरफ? मोरियन की तरफ। फिर आपको साफ दिखाई देगा कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक। सॉरी, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। सुलटा दिया है। आपको क्वासी वर्ड से कंफ्यूज होने की जरूरत, आपके पास क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, और ये ऑप्शन है तो आपको टिक करना है कि यस इट इज एरोमेटिक। इस वाली फॉर्म में एरोमेटिक दिखाई देगा। आपको बताया था कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी बातें नहीं बताती। ये नहीं समझा पा रहा एरोमेटिसिटी को, पर ये वाला स्ट्रक्चर इजीली एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए जल्दी से इसको भी सुलटाएंगे दोस्तों। कोशिश कीजिए कि आप ऑफलाइन में बने रहें, क्योंकि रिकॉर्डिंग का कुछ इश्यू चल रहा है। कुछ देर के बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जा रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लगातार हमें मैसेज मिल रहे हैं। सेम मैसेज वो सभी सर लोगों को भेजते रहते हैं कि कोई तो सुनेगा। तो हमने ऑलरेडी टेक टीम को बता दिया है। अब टेक टीम अपना काम कर रही है। अब कितनी स्पीड से करते हैं, कैसे करते हैं, वो उन पर है। हमारा काम तो बताने का है। कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस में डायपोल मोमेंट अनएक्सपेक्टेडली हाई मिलेगा, इस वाले में कि उस वाले में? उस वाले में जो सोचोगे उससे ज्यादा।
क्योंकि आप तो इसी बॉन्ड की पोलैरिटी से डायपोल को सोच रहे थे, पर एक्चुअली मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहता है। तो एरोमेटिसिटी की वजह से आपको डायपोल मोमेंट जो सोचोगे उससे ज्यादा मिलेगा। सुलटा दिया है, और धीरे धीरे लिखेंगे। स्लो राइटिंग कंपटीशन में अपन है, वो रेस होती है ना जिसमें साइकिल सबसे धीरे कौन चलाएगा बिना गिरे, एक तेज वाली होती है, एक धीरे वाली होती है, तो अपन धीरे वाली में है कि नीट का पेपर हम को मिल जाएगा, कौन सबसे आखिरी में करेगा। कुछ तो घर ले जाएंगे कि यहां नहीं, हम घर जाग करेंगे आराम से। सुलटा दिया है क्या? इसका एनसीईआरटी ने नाम भी दिया है, ट्रोपॉन कहते हैं। नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजेनोइड वर्ड तो पहले क्लियर कर चुका हूं आइसोमेरिज्म में। बेंजेनोइड मतलब जिनमें बेंजीन होती है, ये नॉन बेंजेनोइड मतलब बेंजीन नहीं है इसमें, फिर भी कैसा है? एरोमेटिक। क्योंकि बेंजीन हो एरोमेटिसिटी के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना कंपलसरी है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? नॉन बेंजेनोइड मतलब बेंजीन इसके अंदर नहीं है और स्टिल इट इज एरोमेटिक। इस पर आपको कमेंट करके बताना है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। आगे के दो क्वेश्चंस बाद में करेंगे हम। एक क्वेश्चन आपके पास है जिसका आंसर आप कर सकते हैं, बताइए आंसर, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहले आपको पोलर पाई बॉन्ड दिखाई दिया, इसको सुलटा दो, आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहां पर आपके पास H एज इट इज रहेगा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव। अब आप चेक कीजिए क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। आप बताओ सबसे पहले, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड है? डीलोकेलाइज्ड। तो आप देखो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन, और इनमें तो डाउट ही नहीं है क्योंकि इन्होंने तो क्या बना रखा है? पाई बॉन्ड। तो क्या मॉलिक्यूल में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे? काउंट करो, 2 2 4 2 6, इधर से कोई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकेलाइजेशन, हेंस कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो पोलर पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद ही जवाब देंगे, ठीक है। अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए। ये थोड़े से और अपर लेवल के क्वेश्चंस है, पर जेईई मेंस यहां तक गया है, गलती से कॉपी पेस्ट कर दिया तो हमारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। देखिए इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क देखिए। देखो इसमें ये बॉन्ड हमने तोड़ा क्योंकि ये बॉन्ड कैसा था? पोलर। इसमें कोई भी बॉन्ड पोलर
सभी के पेन डाउन होने चाहिए। ध्यान से सुनेंगे सब के सब। इसमें कोई भी बॉन्ड पोलर जब इस तरीके की स्ट्रक्चर हो ना, जिसमें दो रिंग किससे जुड़ी हो, डबल बॉन्ड से, तो इसमें जो डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है क्या है, उसको तोड़ने के बाद आंसर मिलेगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर आपका नॉन एरोमेटिक है। कंडीशन ये है कि आप पाई बॉन्ड तोड़ो तो कितनी रिंग है, दोनों एरोमेटिक होनी चाहिए। क्या होने चाहिए, एरोमेटिक। पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ो, अगर दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाएंगी तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर एक भी रिंग एंटी एरोमेटिक बनी तो फिर वो पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा और कंपाउंड क्या रहेगा, नॉन एरोमेटिक। आइए ध्यान से सुनिए, ये जो बीच में पाई बॉन्ड है दोस्तों, आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो तोड़ने की। कितने तरीके से, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। क्लियर, फिर बाद में आप याद करते फिरेंगे जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ये एज इट इज रहेगा। अब देखो यहां पर क्या है आपका, ये पाई बॉन्ड, इसको दो तरीके से तोड़ा जा सकता है, हेट्रोलेटिकली। कैसे, हेट्रोलेटिकली, पहला कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा और यहां पर कैसा चार्ज आएगा। अब देखो इंडिविजुअल रिंग के अंदर, क्या ये रिंग में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, इधर वाले रिंग में साइक्लिक कॉन्जुकेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दिस रिंग इज एरो। अब उधर वाले रिंग को चेक करो, क्या इस वाले रिंग में भी साइक्लिक कॉन्जुकेशन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, हेंस इट इज एरो। सर ये तो कुछ ऐसा सा केस नहीं हो गया है, इंडिविजुअली रिंग कैसी हैं, एरोमेटिक। पता है बच्चा वो वाला क्वेश्चन कर लेता है। आप में बहुत सारे बच्चे अभी बैठे होंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आती है, खटाक से बता देते हैं पाई बॉन्ड को तोड़ के ऐसे ऐसे बना ले, और जब ही उसके पास आता है क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो साफ मिलता है। हालांकि दोनों एक ही तो पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। इंडिविजुअल रिंग क्या है, एरोमेटिक, इंडिविजुअल रिंग क्या है, एरोमेटिक। तो अगर पाई बॉन्ड तोड़ने पर आपकी सभी रिंग एरोमेटिक बन रही है तो वो कंपाउंड किस फॉर्म में रहेगा, एरोमेटिक। सो दिस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से, अगर आप इसकी इस वाली स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी दिखाई, अगर बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं है तो डाइपोल मूवमेंट कहां से आएगा, पहले तो बॉन्ड मूवमेंट आता है ना, पोलर बॉन्ड की वजह से ही तो डाइपोल मूवमेंट आएगा। तो इसमें तो कोई भी बॉन्ड पोलर नहीं है। इस स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए, 0। इस स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसका डाइपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए, लेकिन उधर वाले को देखो, 0 या नॉन 0, प्लस माइनस पोलैरिटी दिखाई दे रही है। तो इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं, नॉन 0 होता है। जबरदस्त, बट थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन, ये नहीं समझाएगा वो समझाएगा। 1 मिनट सर, हम इसको ऐसे क्यों नहीं तोड़े, उल्टी डायरेक्शन में क्यों नहीं तोड़े, इधर तो हम क्या बना दे बताओ, पॉजिटिव, और इधर क्या बना देते, नेगेटिव। अब ये रिंग भी एंटी एरोमेटिक और ये रिंग भी एंटी एरो, ऐसा मत करना। एक भी रिंग एंटी एरोमेटिक बने तो ऐसे तोड़ना ही नहीं है, उसके बजाय तो हम इसी फॉर्म को क्या डिक्लेयर कर देंगे, नॉन एरोमेटिक। लेकिन अगर दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही हैं तो फिर तोड़ दीजिए। तो आपको सोचना पड़ेगा 5 की रिंग एरोमेटिक कब होती है, नेगेटिव चार्ज के साथ, और 3 की रिंग एरोमेटिक कब होती है, पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो कोशिश करो कि दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाए। तो ऐसे तोड़ना है, ऐसे नहीं तोड़ना है कि सर मैंने तो ऐसे तोड़ा, दोनों एंटी एरोमेटिक आ गई, मैंने इसको नॉन एरोमेटिक डिक्लेयर कर दिया। ये आपकी गलती है, क्योंकि दोनों रिंग एरोमेटिक भी बन सकती थी। अगले क्वेश्चन में सोचो, इधर वाले को सोचो, 5 की रिंग है तो 5 की रिंग एरोमेटिक कब होगी, जब इस पर देखो, इधर देखो कैसा चार्ज आए, नेगेटिव। इसका मतलब इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें एक सोचनी पड़ेगी, जो दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड, उसको कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे, यहां पर कैसा चार्ज ले आएंगे, नेगेटिव। और आपकी जो 7 मेंबर्ड रिंग है उस पर कैसा चार्ज ले आएंगे, पॉजिटिव। क्या ले आएंगे, पॉजिटिव। आप जरा गौर से देखिए, यहां पर अगर आ जाए पॉजिटिव और यहां पर आ जाए नेगेटिव,
बताइए क्या इसमें साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। हेंस रिंग ये क्या है? एरोमेटिक। क्या इस रिंग में भी साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का। हेंस ये रिंग भी एरोमेटिक। सो दिस कंपाउंड इज डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। दिस कंपाउंड इज अगेन डिक्लेयर्ड एज एरोमेटिक। देगा ऐसा, हमें वैसा सोचना है। अब बताइए इसका डायपोल मोमेंट जीरो या नॉन जीरो? एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके डायपोल मोमेंट पर कमेंट नहीं कर सकते। वहां से समझेंगे इसका डायपोल मोमेंट। ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने बनते हुए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको पूरा सोचना है इस वाले के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे। ये आपके सामने है, इस प्रकार से जुड़ी हुई है। क्लियर? ध्यान से सुनते रहिए। कुछ लोग चोरी छिपे छापते हैं, उनको कुछ लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि तू अच्छे नोट्स बनाना, तुम्हारे नोट्स से हम जीरोक्स करवाएंगे। समझने पर ध्यान दीजिए। इसको सोचो, आपने अभी तक अगर थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल में लिया है तो 5 की रिंग एरोमेटिक कब होगी? जब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। 5 की रिंग एरोमेटिक कब होगी? तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो इसमें तो वैसे भी दोनों ही साइड कितनी है? 5 की। तो कैसे भी तोड़ लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? दोनों ही रिंग एक जैसी जुड़ी हुई है। अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें दोस्तों तो किस प्रकार की बातें हम यहां पर कर सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। मान लो यहां पर हमने कैसा टिका दिया है? नेगेटिव। इसको ऐसे तोड़ दिया है। क्लियर? तो यहां पर ऑटोमेटिक कैसा आएगा? पॉजिटिव। बताइए क्या इसमें साइक्लिक कॉन्जुकेशन है? जी हां। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स की? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ये रिंग तो क्या हो गई? एरो। और इसमें भी साइक्लिक कॉन्जुकेशन है। जी हां। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स की? और ये क्या हो गई? एंटी एरो। अब बच्चा बोल रहा है कि सर कैसे आंसर दूं? एक रिंग तो है एरोमेटिक और एक रिंग है एंटी, तो कोई भी रिंग एंटी एरोमेटिक नहीं बननी। सीधी सी बात है। इसका मतलब जब आप इसको रखोगे तो इसमें रिंग करंट डेवलप ही नहीं होने वाला है। तो एक भी रिंग अगर एंटी एरोमेटिक आ जाए दोस्त मेरे, तो उसको क्या डिक्लेयर कर देना है? नॉन एरोमेटिक। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है तो बताइए इसका डायपोल मोमेंट जीरो या नॉन जीरो? जीरो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो अच्छा एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन पुट अप करेगा कि कौन मॉलिक्यूल पोलर है और कौन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। दिस मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर? पोलर। यहां से नहीं पता, वहां से देखना पड़ेगा। ये कैसा है? नॉन पोलर। वो कैसा है? सॉरी, ये कैसा है? पोलर। और वो कैसा है? नॉन पोलर। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल, हालांकि थोड़ा सा लेवल से बाहर जाता हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्त उसका जवाब तो आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। क्लियर? हालांकि आपकी अप्रोच गलत रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप आंसर सही से कर पाएंगे। आंसर सही से कर पाएंगे। ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। क्लियर? इसको हम बोलते हैं एजुलीन। क्या बोलते हैं? एजुलीन। दिस इज नॉट एनुलीन। एजुलीन दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। अगर सर मैं भूल गया तो कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। भूल जा कोई मतलब नहीं है। तुझसे ज्यादा से ज्यादा इस पर जो बातें कर सकता है वो कर सकता है इसकी एरोमेटिसिटी पर। आप बताइए, अगर मैं इसमें आपसे पूछना चाहूं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तो आपका जवाब क्या होगा? बाईसाइक्लो कंपाउंड है कि नहीं है? बाईसाइक्लो की खास बात क्या है कि दो रिंग एक बॉन्ड से ऐसे जुड़ी होती है। तो जब बाईसाइक्लो हो तो लार्जेस्ट पेरिफेरी पर बनाओ। किस पर बनाओ? लार्जेस्ट पेरिफेरी पर। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूं क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है? नो। अरे ये है बाईसाइक्लो। तो ये देखो दो रिंग आपस में, एक और एक दो आपस में ऐसे जुड़ी होती है। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो, अगर हम लार्जेस्ट पेरिफेरी पर देखें तो बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे? दो, दो चार, दो छह, दो आठ और दो 10। इवन या ऑड? तो खत्म करो। कैसा रहेगा? एरो। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। लेकिन जो आप सोच रहे हैं ना कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिंग करंट सिंगल, वो इसमें होता नहीं, वो नहीं होता है।
आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी अप्रोच गलत है। तो फिर सर सही अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, सही अप्रोच में अगर अपन बात करें तो ये कंपाउंड भी अपनी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहां पर रेजोनेंस करवाएंगे, ये पाई बॉन्ड कहां जाएगा? यहां। और ये पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा? यहां। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगी। सभी लोग ध्यान से सुनिए, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। एक 7 की रिंग है इसमें और एक कितने की रिंग है? 5 की रिंग है। क्या ये दिखाई दिया आपको? इधर वाले में बात करें अपन तो बताइए, यहां पर क्या जाएगा? आपका डबल बॉन्ड। पक्का? यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यहां पर ऑलरेडी कैसा था? डबल बॉन्ड। यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। कुछ इसी प्रकार से है कि नहीं है मामला? क्लियर? आप और रेजोनेंस करवाओगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा, घूमते रहेंगे। तो देखो, इसमें 2 रिंग आपके सामने बनती हुई दिखाई देंगी। मैं इसको दूसरे तरीके से बना लेता हूं सो दैट आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं इसकी यहां पर। ये जब रेजोनेंस करते हुए आएंगे तो आपके सामने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की भी बनेगी जब आप इनको घुमाओगे। ठीक है? जिसमें यहां पर आपको डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर कैसा चार्ज दिखाई देगा? पॉजिटिव। क्लियर? इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर डबल बॉन्ड और यहां कैसा चार्ज दिखाई देगा? नेगेटिव। ये जब रेजोनेंस करवाओगे तभी बनेगा। अब इसको गौर से देखो, आपको इंडिविजुअल रिंग्स में अगर मैं इस वाले रिंग पर फोकस करूं, इधर वाले रिंग पर, केवल इस वाले रिंग को देखो, तो क्या ये रिंग एरोमेटिक है? और केवल मैं इस वाले रिंग पर भी फोकस करूं तो क्या ये रिंग भी एरोमेटिक है? तो एक 7 मेंबर्ड रिंग की रिंग में एरोमेटिसिटी और एक 5, मतलब ये कंपाउंड भी एरोमेटिसिटी गेन करता है। किस में जाकर? आयोनिक फॉर्म में जाकर। तो सर मैंने जवाब एरोमेटिक का तो पहले भी दे दिया था, मैं नहीं जानता था कि ऐसे टूटकर एरोमेटिसिटी करता है। तो क्या मेरा जवाब गलत था? नहीं, आपका जवाब सही था, अप्रोच गलत थी। तो फिर मैं कहां उलझूंगा? डाइपोल मोमेंट में। आपको ऐसे देखने पर लगेगा किसी बॉन्ड में पोलैरिटी है ही नहीं, लेकिन अब आपको पता चला कि नहीं, इसमें तो प्लस और माइनस है। डाइपोल मतलब 2 पोल बन गए इसमें। इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है इसके ऊपर। तो सर पहली बार जब आपके सामने एक क्वेश्चन आया होगा तो मुझे भी नहीं पता होगा। मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद पता चला कि ये इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, पोलैरिटी होती है इस मॉलिक्यूल के अंदर। उसके बाद अब ये क्वेश्चन मुझसे कभी गलत नहीं होता। तो ऑर्गेनिक सीखने का सिंपल सा फंडा है कि अब हमें भी पता चल गया है कि ये एजुलिन है और ये प्लस माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। जैसे हम इस फॉर्म को देखें तो हमें लगता था कि म्यू इसका जीरो होना चाहिए, पर हमें बाद में पता चला कि ये तो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से म्यू कैसा है? नॉन जीरो। तो इनमें तो आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो पता चल जाता है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके है, हालांकि नीट में इस पर शायद ही कभी चर्चा हो, इवन जे एडवांस में भी इस पर कोई चर्चाएं नहीं हुई हैं। थोड़ा सा अगले लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, पर फिर भी अगर एरोमेटिसिटी पूछे तो उसका जवाब तो आप दे सकते हो। अप्रोच भले ही आपकी गलत हो, पर आंसर तो आपका फिर भी सही है। सुलटाएंगे, आगे बढ़ो। नहीं नहीं नहीं, वो अलग था बेटा, ये अलग है, गौर से देखो। वो सिंगल रिंग थी, ये 2 रिंग जुड़ी हुई है। हाँ, गौर से देखो, अलग अलग है ना। वो तो टैन एनुलिन है, वो तो याद ही रखना पड़ेगा। टैन एनुलिन टाइम पर याद नहीं आया तो आप उसको क्या डिक्लेयर कर देंगे? क्या डिक्लेयर कर देंगे? एरोमेटिक। और वो होता कैसा है? नॉन एरोमेटिक। अब आप पता किन चीजों को परेशान होंगे लेकर कि सर कौन याद रखे? मैं कहता हूं मत रख, नहीं पूछेगा नीट। क्या कह रहा हूं? नहीं पूछेगा नीट। तो फिर आपने हमें पढ़ाया क्यों? क्योंकि तुम इधर उधर से पढ़ोगे फिर बोलोगे तुझे ये नहीं आता क्या? इसलिए बताना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। पर हमेशा ध्यान रखिए कि जितना आपको बताया जा रहा है उतना ही नहीं आता है हमें। हम उतना पढ़ाते हैं जितना नीट में आता है, ना कि जितना हमें आता है। हमें तो ले देकर क्या संभालना है? ऑर्गेनिक। आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो मास्टर के लिए आसान है, छोटा सा टॉपिक लेके उछलता रहता है वो। बच्चे के हिसाब से सोचा जाए तो जिन जिन चीजों को आपको रटना पड़ता है नॉर्मली वो एग्जामिनर पूछता ही नहीं है। परेशान नहीं होना है। जब भी आपको लगे कि सर ये वाला मुझे परेशान करना है, बाहर आके पूछना, मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में जवाब दूंगा
कि काट दे, कोई मतलब? इधर उधर क्वेश्चन दिख सकता है, नीट में नहीं दिखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है, पता है, बहुत पूछते हैं टीचर लोग, उनको लगता है कि पता नहीं मैंने क्या पढ़ा दिया, कि दूसरों ने नहीं बताया मैंने इसको बता दिया है। वो अभी भी नहीं बता पाएंगे कि क्यों प्लस माइनस में टूटा। अब बोलेंगे ये आपके काम की चीज ये भी नहीं थी। क्यों मॉलिक्यूल जानबूझ के प्लस और माइनस में टूट रहा है, क्यों दो रिंग करंट बन रहे हैं, इसका जवाब नहीं आता है। ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, मतलब जितना उनको आता है वो सिलेबस में है। जब बच्चे ने पूछा नहीं आ रहा है तो आउट ऑफ। ये बहुत अच्छी लाइन है बच के निकलने के लिए कि बच्चे आपके काम का नहीं है। इसका हाइब्रिड जो कुछ ऐसा बनता है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। 7 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज घूमता रहता है, 5 की रिंग में नेगेटिव। तो अलग अलग रिंग करंट चलते हैं, कैसे क्यों कोई पूछने वाला। और सर मैं ये भी भूल गया किसमें कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी किसी काम का नहीं है। लगभग हम 50 के एग्जाम्पल के आसपास तो खुद ही पहुंच गए। कितने पहुंच गए? 54 के आसपास पहुंच गए। इतने तो आपके मॉड्यूल ईएलपी में मिलाकर नहीं है। तो आपको टाइम लग रहा है टॉपिक में, तो समझिए आपके हिस्से की मेहनत हम कर रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप बार बार करते रहेंगे, याद नहीं करना है, कुछ क्या करते हैं याद कर लेते हैं। सर मेरे को एरोमेटिक याद नहीं हो रहे। किसने कहा था याद करने के लिए? याद करने वाली बात कुछ ही होती है, जैसे ये याद करने वाली बात है। सर भूल गया, कोई खास नुकसान नहीं है। इससे पहले के जो क्वेश्चंस आए हैं, दो याद होने चाहिए। एक तो साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन, नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक, और एक 10 एनुलिन। बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन नहीं अटकेगा। सुलटा दिया सभी नहीं? और धीरे धीरे लिखेंगे दोस्तों। मैं भूल जाता हूं कि हम स्लो राइटिंग कंपटीशन में हैं, और आपके पास सभी के पास एक एक दो दो साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस में है। कुछ लोग अभी आधा अधूरा लिखेंगे, फिर वो घर जाके फिर वापस लेक्चर चलाएंगे और फिर लिखेंगे। उनको मास्टर की स्पीड अपने कंट्रोल में चाहिए। आधे तो लाइव देखते नहीं, रिकॉर्डेड देखते हैं, ताकि धीरे धीरे ऐसे खिसकाते रहेंगे। पीछे आ, फिर लिखने लगे, मैं फिर आगे चला जाऊं, फिर पीछे आ। तो बहुत कंफर्टेबल जोन में रह के वो लिखते हैं, हैंड राइटिंग पूरी लोन पे अलग अलग कलर से। पर उनको नुकसान उठाना पड़ता है जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होते हैं, तब स्पीड नहीं बन पाती उनकी। बहुत सारे बच्चों का पेपर पूरा हुआ ही नहीं इस बार, कारण स्पीड ही नहीं थी उस लेवल की। सुलटा दिया है। तो ये हमारे सामने थे एरोमेटिसिटी की बातें। देखो इस टॉपिक पर लगभग हमने 2 लेक्चर पूरे पूरे दिए हैं, तो अच्छे तरीके से इसको उधेड़ा है एरोमेटिसिटी को। नेक्स्ट अब हमारे सामने आ रहा है अब अगला एप्लीकेशन, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। ये वर्ड आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, रेजोनेंस एनर्जी। एनसीईआरटी क्या करता है, बस वर्ड्स लिखता है कि मैंने बोल दिया है अब तू समझा देना, वरना मैं कभी ढंग से समझाऊंगा। ढंग से समझाने का मतलब पेपर में आएगा, फिर तू अगली बार नाच नाच के समझा रहा होगा, स्टार लगा रहा होगा, बच्चा बोलेगा अब कोई फायदा नहीं है। सुलटा दिया सभी ने। इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत, मुझे भी याद ही है कि एजुलिन का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। तो जब जब आपको याद रहेगा तब तब आप इसका आंसर कर पाएंगे, जब जब याद नहीं रहेगा तब तब आप सुलट जाएंगे। सुलटा दिया है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे दोस्तों, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी
रेजोनेंस एनर्जी। अगला नंबर बताओ, कौन से नंबर का टॉपिक एप्लीकेशन है? 5। 5 नंबर पर हमारे सामने है रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर? इन शॉर्ट इसको क्या लिखेंगे? आर ई। आप समझ गए होंगे, रेजोनेंस का आर, एनर्जी का ई। कई बार दोस्तों इसी को ही हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं। स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कई बार हम इसको डीलोकेलाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं। डीलोकेलाइजेशन एनर्जी। तो आप ये मत सोचना कि अच्छा एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया है, रेजोनेंस एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज, तो ये तो फिर हवा में बांटे गए मार्क्स हैं जिनका कोई मतलब। एग्जामिनर ऐसी बातें नहीं करेगा। आइए दोस्त पहले इसकी डेफिनेशन पर आते हैं, फिर इसको समझेंगे। इसको भी समझ पाना इतना आसान नहीं है, पर बनाएंगे। आप एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब एनर्जी किसी को कैसे स्टेबलाइज कर सकता है, बढ़ के या घट के? घट के। तो आप समझिए, अगर एनर्जी की वजह से स्टेबलाइजेशन किसी में आ रहा है तो डेफिनेटली वो एनर्जी कम हुई होगी। तो रेजोनेंस एनर्जी वर्ड देखकर एनर्जी बच्चा हो जाता है पागल कि एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। बात सही है, पर रेजोनेंस एनर्जी ये बताता है कि मॉलिक्यूल को रेजोनेंस ने कितना स्टेबलाइज किया। मतलब रेजोनेंस के आने से अब वो मॉलिक्यूल कितना एनर्जी में कम हो गया। मतलब जब किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है या कम हो जाती है? कम हो जाती है, बिकॉज रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमिना। तो कितनी एनर्जी कम कर दी रेजोनेंस ने, उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ना कि बढ़ा दी, मॉलिक्यूल की कितनी एनर्जी कम कर दी रेजोनेंस ने, उसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। तो टेक्निकली ये एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ी हुई एनर्जी है या घटी हुई? घटी हुई एनर्जी है। और एनर्जी जितनी ज्यादा कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो बच्चा कई बार इसमें अपने ही कॉन्सेप्ट बना लेता है और अननेसेसरीली कंफ्यूज हो जाता है। लिखिए इसके बारे में दोस्तों, द डिफरेंस इन एनर्जी। ये कुछ थ्योरेटिकल डेफिनेशंस हैं जो मात्र नाम की हैं, काम की, पर ये स्टेट फ्रॉम एनसीईआरटी आ रही हैं। द डिफरेंस इन एनर्जी, द डिफरेंस इन एनर्जी between the actual structure, the difference in energy between the actual structure, actual structure कौन होता है? ब्रैकेट में लिखो रेजोनेंस हाइब्रिड। the difference in energy between the actual structure, ब्रैकेट में लिखो रेजोनेंस हाइब्रिड, and the lowest energy resonance structure, and the lowest energy, and the lowest energy, and the lowest energy resonance structure, lowest energy resonance structure, it is, क्या बोला मैंने डेफिनेशन? द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिखो मोस्ट स्टेबल आरएस, ब्रैकेट में लिखो मोस्ट स्टेबल आरएस। क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ती है। द difference in energy between the actual structure and the lowest energy resonance structure is called the resonance energy, is called the resonance energy, is called the resonance energy। क्लियर? यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच का जो गैप है उसे ही क्या कह रहे हो आप? रेजोनेंस एनर्जी। समझाऊंगा आगे, अगला पॉइंट लिखो एक बार। more is the resonance energy, 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 more is the stabilization by resonance, more is the resonance energy,
more is the stabilization by resonance. रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी तो रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा. क्लियर? कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा कैसे हो सकती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं, बढ़ी हुई एनर्जी नहीं, घटी हुई एनर्जी. थोड़ी देर बाद क्लियर होगा. अगला पॉइंट और लिखेंगे. मोर इज द नंबर ऑफ more is the number of more is the number of equivalent RS. More is the number of equivalent RS. इक्विवेलेंट आरएस की एनर्जी सेम होगी कि अलग अलग होगी? इक्विवेलेंट आरएस की स्टेबिलिटी सेम, एनर्जी भी सेम. मोर इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आरएस, मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी. मोर इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आरएस, मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी. इक्विवेलेंट आरएस जितनी ज्यादा होंगी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी. नेक्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस एनर्जी कांट बी कैलकुलेटेड. इसको कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते. रेजोनेंस एनर्जी कांट बी कैलकुलेटेड. रेजोनेंस एनर्जी कांट बी कैलकुलेटेड. इट कैन बी ओनली एस्टिमेटेड. इट कैन बी ओनली एस्टिमेटेड. रेजोनेंस एनर्जी कांट बी कैलकुलेटेड. इट कैन बी ओनली एस्टिमेटेड. मतलब एस्टिमेट लगाया जा सकता है, इसको कभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. आइए समझाता हूं क्यों कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. सब चीजें आपको समझ में आएगी. मुझे दो बातें बता दो दोस्तों, दो बातें. अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर पूछूं, किसका ऑर्डर पूछूं? एनर्जी का. तो बताइए एनर्जी सबसे कम किसकी होगी? एनर्जी की अगर अपन बात करना चाहें, ये आपके सामने कौन है? मोस्ट स्टेबल आरएस. क्या है? मोस्ट स्टेबल आरएस. और एक आपके सामने है रेजोनेंस हाइब्रिड. क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड. आप बताइए इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर. लिखा हुआ ये पॉइंट आपका. इसका मतलब एनर्जी इसकी ज्यादा और उसकी. अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं तो दोस्त, मेरे सवालों के जवाब देते जाना, आपको कहीं डाउट नहीं आएगा टॉपिक के अंदर. स्टेबिलिटी बताओ. रेजोनेंस हाइब्रिड. सही बात है कि नहीं है? रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर अपन बात करना चाहें तो ये ज्यादा स्टेबल होता है किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से. यानी कि किससे ज्यादा स्टेबल होगा? इवन आपके मोस्ट स्टेबल आरएस. सबसे ज्यादा स्टेबल जो आरएस होगी ना, उससे भी ज्यादा स्टेबल आपका कौन होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड. ये बातें हम पहले भी लिख चुके हैं. क्लियर? आइए अब इसको समझते हैं जरा ध्यान से. क्या होता है आपका रेजोनेंस एनर्जी? एनसीईआरटी की ही बातें हैं, बस मैं थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझा दूंगा. इधर हम किसकी बातें कर रहे हैं दोस्त? एनर्जी की. क्लियर? ये हमारे सामने बातें हो रही हैं किसकी? एनर्जी की. सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए. भाई ये आपके सामने है बेंजीन. क्या है? बेंजीन. क्लियर? ये हमारे सामने है बेंजीन. आप जानते हैं बेंजीन की कितनी कैकुले स्ट्रक्चर्स होती हैं? दो. कैकुले ने बेंजीन की कितनी स्ट्रक्चर्स दी थी? दो. आप बताइए दोनों कैसी हैं? ये इक्विवेलेंट. सही बात है. इक्विवेलेंट आरएस की आप बताइए एनर्जी सेम या अलग अलग? तो आप देख लो दोनों सेम एनर्जी लेवल पर है. ठीक है? अगर कहीं गड़बड़ है तो मुझसे है, प्रिंटिंग मिस्टेक में. दोनों का एनर्जी लेवल क्या है? सेम. सही बात है. अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आपसे पूछूं, क्या पूछूं? तो आप बताइए रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी में इनसे ज्यादा या इनसे कम? तो कम पता नहीं कहां होगा, पर हम तो ऐसे बना लेते हैं यहां, क्योंकि हमने कोई स्केल तो बनाया ही. आप बताओ क्या हमने कोई स्केल बनाया यहां पर? नहीं. हम तो रिलेटिव देखना चाहते हैं, हमें एब्सोल्यूट में कोई दिलचस्पी ही नहीं है. तो आप देखिए ये आप लोगों के सामने क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड. तो देखो ग्राफ बहुत सारी चीजों को बहुत ही इजीली आपको समझा देता है. जैसे ग्राफ ने क्या समझाया कि आपका रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होती है. अगर एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा. और दोस्तों ये जो डिफरेंस है ना एनर्जी में, क्या है? इस डिफरेंस को, ये बेंजीन की सबसे ज्यादा स्टेबल आरएस है और ये उसका क्या है? हाइब्रिड. इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, इसे ही आप क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी. तो जो आपने डेफिनेशन लिखा है ना, वो ये लिखा है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द
मोस्ट स्टेबल RS एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आप सोचो, आपने एक पॉइंट लिखा है, इट कांट बी कैलकुलेटेड, इट कैन ओनली बी आइसोलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनाते हैं, कैलकुलेट द रेजोनेंस एनर्जी, ये वो सब बेसिक्स कमजोर है। आप सोचिए, इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि आप इसको कभी कैलकुलेट, दीज आर रियल और इमेजिनरी। तो आपको क्या पता इनकी क्या एनर्जी थी? कैसे पता लगा सकते हो? इनका तो रियल में कोई एग्जिस्टेंस ही, आपने सोचा कि इतनी एनर्जी होनी, पर एक्चुअल में इतनी एनर्जी निकली। यानी कि जब भी किसी में आप रेजोनेंस सोचते हो तो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आप ऐसा सोच रहे थे, पर रियल मॉलिक्यूल तो ऐसा निकला, लोअर इन एनर्जी मतलब मोर इन स्टेबिलिटी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप घर आने से पहले आपने सोचा कि इतनी कोचिंग की फीस होगी, इतना रेंट का, रूम का रेंट हो जाएगा, इतने मेरे एक्स्ट्रा खर्चे हो जाएंगे, और घर वालों से आपने बोला कि मोटा मोटा मेरे को कितने रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो साल भर का। आजकल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, हल्के में फीस में मिल रहा है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि अपने MP4 मास्टर प्रो 4 में एक बच्चे ने एडमिशन करवाया अपनी सिस्टर का। वो पहले कभी एक्स में जब हम थे पढ़ चुका था हमसे, थर्ड ईयर में था, तो एडमिशन करवाने के लिए आया, गया फॉर्म भर के लाया, तो उसको फीस बताई गई 62,000 के अराउंड। उसने आके हमसे पूछा, मुझसे सच्चाई बोल रहा हूँ, कि सर ये फ्रॉड तो नहीं चल रहा है? मैंने कहा क्यों? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ पर्सनली। मैंने कहा नहीं नहीं पूछिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने को वैसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं, सच बोलते अपन। ये फ्रॉड तो नहीं चल रहा है? मैंने क्यों? कि सर जब हम पढ़ते थे तो फीस 1,20,000 के आसपास होती थी, जब हम 2018-19 में पढ़ रहे होते थे, उस टाइम की बातें हैं, और अब मात्र 60,000। ये तो ऐसा ही नहीं हो जाए आईफोन 10,000 में मिलने लग जाए तो तुम क्या कहोगे? डुप्लीकेट है, कॉपी है, ओरिजिनल है ही। तो ऐसी फीलिंग आती है, ये कंपटीशन का असर है। किसका असर है? इसलिए मैंने फीस को कम मानते हुए, रूम रेंट को भी कम मानते हुए, एक जमाना था जब 20-20 हजार के रूम मिलते थे कोटा में, आज 5-5 में, 10-10 में अच्छे से अच्छे, तो इस पर ना जाए। ये आपने लगाया आइडिया कि इतने में मेरा खर्चा चल जाएगा, लेकिन भाई साहब जब आए और रहने लगे तो साल भर का खर्चा कितना हो गया? 1.5 लाख। अब ये 50,000 का डिफरेंस आ गया, इसे आप रेजोनेंस एनर्जी कह रहे हैं। ये 1 लाख आपने सोचा था, एस्टिमेट लगाया था कितना खर्चा हो जाएगा। आप कोई भी घर पे प्रोग्राम करते तो ऐसा सोचते घर वाले बैठ के कि भाई इतना खर्चा हो जाएगा, बाद में या तो उससे ज्यादा या उससे कम ही होता है, एग्जैक्ट तो होता ही नहीं है। तो ये रेजोनेंस एनर्जी एस्टिमेट किया जा सकता है कि इसकी इतनी रही होगी और ओरिजिनली इतना मिला, तो उस डिफरेंस को ही क्या बोल दिया गया है? रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन आप सोचिए, ये गैप जितना ज्यादा होगा, रियल मॉलिक्यूल उतना ही जीरो के नजदीक आएगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती हुई चली जाएगी। तो ये रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना, मतलब रेजोनेंस ने उस मॉलिक्यूल को उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज किया है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल, पर स्टेटमेंट में तो आ ही सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अब आते हैं इसके थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, मिल छापने को मिल जाएगा। आइए अब आपको चीजें वास्तव में समझ में आएगी। इधर ध्यान दीजिए, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने है साइक्लोहेक्सीन। अगर दोस्त मैं इसका हाइड्रोजिनेशन करवाऊं, क्या करवाऊं? हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ NiPTPD कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो आप जानते हैं कि यहां पर पाई बॉन्ड टूटेगा, सही बात है कि नहीं है? और सिग्मा बॉन्ड, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम एनर्जी इज रिलीज्ड, और मैं डेटा के साथ जाऊं तो 28.6 किलो कैलोरी पर मोल ये एनर्जी रिलीज हुई। इसी को आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कह रहे थे। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। आइए दोस्तों इधर बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 2। एक पाई बॉन्ड को हाइड्रोजिनेट करने के लिए हाइड्रोजन का कितना मोल चाहिए? 1। यहां कितने पाई बॉन्ड हैं? 2। तो कितने मोल चाहिए दोस्त? 2। आप बस सोचते जाना, देखते जाना, आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। अगर यहां पर हाइड्रोजिनेशन करवाया तो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहां पर HH एक पाई बॉन्ड सुलट गया, यहां पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड सुलट गए, और इसमें भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है जो अप्रोक्सीमेटली होती है आपकी 55.4 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास। किलो कैलोरी पर मोल के आसपास। डेटा में चेंज ऑन द कंडीशंस,
कंडीशंस के हिसाब से डेटा चेंज हो जाएगा। डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, हमको तो कुछ और समझना है। आप सोचिए कितने पाई बॉन्ड हैं? 2, तो हीट ज्यादा रिलीज हुई। हम भी यही जानते हैं कि एचओएच सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो इसमें कितने थे और इसमें कितना था? नो डाउट ज्यादा ही रिलीज हुई, पर जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। कैसे, मैं समझा नहीं सर, इसी को आयु और समझते हैं। अच्छा, ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्या? क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है? यस, देयर इज कॉन्जू, और कॉन्जुकेशन है तो मॉलिक्यूल में डीलोकेलाइजेशन है, और डीलोकेलाइजेशन एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी, मतलब इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं विच मॉलिक्यूल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड, फर्स्ट में तो है ही। अब देखना रेजोनेंस ने इसको कितना स्टेबलाइज किया, बताएंगे हम आपको। अगर आप यहां पर निकालना चाहते हैं दोस्त, क्या रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, तो वो आपका होता है HOH, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। टी का मतलब है थियोरिटिकली, यहां पर लिख देता हूं, जो आपने थियोरिटिकली कैलकुलेट किया, थियोरिटिकल माइनस HOH, जो आपको क्या हुआ? ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंट से मिला, एक्सपेरिमेंटली। इन दोनों का क्या होता है? डिफरेंस। अगर आप ये लिख रहे हैं तो विद साइन जाइएगा। आइए, अगर हम बात करें इसके केस में, हमने कितनी एक्सपेक्ट की थी? बताओ, एक पाई बॉन्ड के हाइड्रोजिनेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 28.6। तो बताइए कितने हमने हाइड्रोजिनेट किए हैं? 2। तो बताइए कितना रिलीज होना था? यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाई 28.6 रिलीज हो रही है, तो आगे माइनस का साइन लगा दूं। रिलीज का मतलब माइनस का साइन, माइनस। आप बताइए आपको कितनी रिलीज होती हुई मिली? 55.4 किलो कैलोरी पर मोल। अब आप इसमें रख देंगे तो बताओ ये कितना आ गया है? माइनस 57.2, और यहां पर माइनस माइनस प्लस 55.4 इज इक्वल टू माइनस 1.8 किलो कैलोरी। ये माइनस का साइन तो केवल ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। आप सोचो, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में जब रेजोनेंस हुआ तो इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी कम हो गई? कितनी कम हो गई? 1.8 किलो कैलोरी। मतलब ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाई है ना, इससे ज्यादा स्टेबल होगा कौन? आपका रियल स्ट्रक्चर। और कितने एनर्जी में कम होगा वो इससे? 1.8 किलो कैलोरी। अब आप सोचिए, अगर ये डेटा जितना ज्यादा होता तो रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन भी उतना ही ज्यादा होता। अभी धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने है। कभी मैंने आपको इसको याद करने के लिए कहा होगा, आज डेटा भी आपके सामने रख दिया जाएगा। देखिए कितने पाई बॉन्ड है दोस्तों इसमें? 3 पाई बॉन्ड। बेंजीन है, नॉर्मली हाइड्रोजिनेट नहीं होती है। एनआई इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर अपन बात करना चाहें, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। आप रिएक्शन कंडीशंस पर प्लीज ध्यान मत दीजिए, ठीक है? अब आप रिएक्शन करवाइए। आप बताइए, सारे के सारे पाई बॉन्ड सुलटेंगे, सारे के सारे पाई बॉन्ड सुलट जाएंगे, और यहां पर क्या बन जाएंगे? सिग्मा। आप बताओ कितने पाई बॉन्ड सुलटाए हैं आपने? 1 2 3। तो जब एक पाई बॉन्ड सुलटाया तो 28.6, 2 सुलटाए तो 55.4। अब तो और भी ज्यादा रिलीज होनी चाहिए, लेकिन आप चौंक जाएंगे कि 49.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी ही रिलीज हो पाई। अब आप सोचो, ये तीनों एग्जांपल आपके सामने है कि नहीं है? अगर मैं इसको क्या बोल दूं? फर्स्ट, इसको सेकंड, और इसको थर्ड, तो दोस्तों HOH का ऑर्डर बता दो, सबसे ज्यादा किसमें है? सेकंड। फिर किसमें है? थर्ड। और फिर किसमें है? किसी दिन मैंने आपको HOH में याद करने के लिए बोला हुआ, देखो डेटाबेस बोला था, एक्चुअली डेटाबेस ही है। आज मैं इस डेटा को भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। मेरा दिलचस्पी डेटा में है ही नहीं, मेरी दिलचस्पी है रेजोनेंस एनर्जी। बताइए रेजोनेंस एनर्जी थियोरिटिकली आप कितना सोच बैठे थे कि साहब एक पाई बॉन्ड के सुलटने पर 28.6, कितने सुलटाए हैं हमने? 3, पक्का। और रिलीज कितनी हुई है आपके सामने? माइनस में 49.8। अगर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो वैल्यू साइन के साथ पुट करनी पड़ेगी, ठीक है? आप बताइए, अगर इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो -85.8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 49.8, और ये रहेगा -36 किलो कैलोरी पर मोल। कमाल हो गया है। जब इसमें रेजोनेंस हुआ
तो कितनी स्टेबलाइजेशन मिला? 1.8 किलो कैलोरी का। यानी कि कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं? 2 पाई बॉन्ड। और इसमें कितने पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहे हैं? 3। पर स्टेबलाइजेशन कितने का आया है? 36 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब कि रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन इसमें इसकी तुलना में 20 गुना ज्यादा है। और पाई बॉन्ड कितना बड़ा है? मात्र 1। आप समझिए, यहां से यहां जाने पर डिफरेंस केवल 1.8 किलो कैलोरी का। मतलब रेजोनेंस के आने से इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसमें भी स्टेबिलिटी बढ़ी, लेकिन एक्सेप्शनली बढ़ी। बताइए इससे कितनी हो गई? 20 गुना। क्योंकि आप भूल गए हैं ये कंपाउंड एरोमेटिक हो चुका है। और आपने डेफिनेशन में लिखा था एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल। एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। तो ये कमाल जो है वो एरोमेटिसिटी का है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, दोस्तों मेरे सवाल का ध्यान से जवाब देना। अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, which one is more resonance stabilized, second or third? Then you will say third. Means more will be the resonance energy. ये रेजोनेंस एनर्जी बोल रहे हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट इसके सामने साइन माइनस का लगा हुआ है। बाय डिफॉल्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रिलीज हुई एनर्जी है, नेगेटिव साइन के साथ बताई जाती है। आगे बात समझ में? तो ये जितनी ज्यादा होगी वैल्यू स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस, उतना ही इसमें है 1.8 और इसमें है 36। अगर मैं बोलूं किसी की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, मान लो 180, तो आप बोलोगे उसमें तो गजब का स्टेबलाइजेशन आया है। मतलब उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस के ड्यूरिंग इतनी एनर्जी कम हो गई है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो आपने एक पॉइंट लिखा है, मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी, मोर विल बी द स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर क्या ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। इस डेटा ने अपना काम कर दिया है कि इसमें रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन कम है और इसमें रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन, बस ये डेटा बताने के लिए लिखा है, बाकी आपके किसी भी काम का नहीं है। अब अगर आप पलटोगे तो आप बोल दोगे कि सर ये गैप कितने का है? 36 किलो कैलोरी। तो देखो, आपका रियल मॉलिक्यूल किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस के आने से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। एग्जाम्पलर में बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। उसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, रेजोनेंस एनर्जी इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सही या गलत? सही बोल रहे राक्षस। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल आरएस एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एवरेज एनर्जी थोड़ी है, डिफरेंस है। तो धरेगा एग्जाम्पलर। जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं ना, तो तुम क्या देखते हो? एनसीईआरटी में कहां है, कितनी थ्योरी है। मैं देखता हूं कि एनसीईआरटी में थ्योरी में क्या लिखा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन में क्या लिखा है, और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में क्या है। क्योंकि एनसीईआरटी कई तरीके से सब्जेक्ट समझाता है। जो बात थ्योरी में करता है उस पर क्वेश्चन नहीं देता, और जो क्वेश्चन देता है उसकी थ्योरी नहीं देता। आप देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी थ्योरी होगी ही। इसका मतलब मास्टर पे छोड़ दिया है कि पढ़ा दे इसको, वरना मैं तुझे पेपर में आने के बाद पढ़ा दूंगा, फिर मास्टर इधर उधर से देखेगा और अगले साल पढ़ाएगा। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि टॉपिक क्लियर नहीं है तो स्टेटमेंट कभी हैंडल नहीं की जा सकती। तो अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना? रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा, ना कि कम, क्योंकि ये एनर्जी वो है जो मॉलिक्यूल ने रेजोनेंस से कम कर ली है। क्या ड्यूरिंग रेजोनेंस लिटरली कोई एनर्जी रिलीज होती है? नो no, क्योंकि ये किसने बोला? ये तो आपने सोचा है। ऐसा कुछ होता ही
ये बिल्कुल ऐसा है, आपने सोचा होगा कि आज सर के पास कम से कम 2000 रुपए तो होंगे, फिर आपने चेक किया तो जीरो निकला, तो आपने बोला डिफरेंस कितने का है? 2000 का। क्यों? आपने सोचा 2000 तो कभी थे ही, तो जो आप ये एनर्जी मानकर चल रहे हो तो कभी है ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो क्या है? इमेजिनरी। इसीलिए लिखा है रेजोनेंस एनर्जी कांट बी कैलकुलेटेड, इट कैन बी एस्टिमेटेड। एस्टिमेट लगा रहे हो कितना तो हो जाएगा, उतना तो हो जाएगा, जो कि कभी होता ही नहीं है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लीजिए, ये आपके सामने, किसी डेटा को याद नहीं करना है, बाजू में लिख दीजिए डेटा याद नहीं करना है, वरना तुम याद करोगे कोई मतलब नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी आपसे निकलवाई जाएगी, पर फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में नहीं। हम केवल कंपैरिजन में विश्वास रखते हैं, रिलेटिव, किसकी ज्यादा किसकी कम। एब्सोल्यूट वैल्यू की बातें नहीं करते कि इसकी कितनी है और उसकी कितनी है। रिलेटिव इज इंपॉर्टेंट। जल्दी जल्दी लिखेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के टाइम पर यही क्वेश्चन अपना आखिरी क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। आज डेटा भी आपके सामने रख दिया है, और उसका फर्क किसकी वजह से पड़ रहा है? एरोमेटिसिटी की वजह से। एरोमेटिक कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, और एंटी एरोमेटिक एक्सेप्शनली अनस्टेबल होते हैं। सर क्यों? ये आपके लेवल की बात नहीं है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। अब कुछ लोगों के तो नाम याद हो गए। महावीर जी, आज आपका नाम नहीं लिया जाएगा। अभिनव, आरसीबी। ये राक्षस नहीं आ रहा है, वो ये ऑनलाइन भी नहीं देख रहा है, क्योंकि इतनी बार नाम बुलाने के बाद तो धमकी मिल जाती है कि मेरा नाम बार बार मत ले, बाहर पकड़ लूंगा तेरे को मैं ऑनलाइन देख रहा हूं। तेरे लेक्चर टेलीग्राम पर भी आते, पता नहीं कहां कहां फैल रहा है। हॉस्टल वाले बोलते हैं कि तेरा नाम रोज लिया जा रहा है, तो क्लास क्यों नहीं जा रहा है? हर्षदीप, कौनकर वन से अमित कुमार। इनके दिमाग गीले होने का डर था कि एक दिन के चक्कर में कहीं परमानेंट खराब। जैसे कोई चीज कई देर से चल रही हो, पंखा, और उसमें पानी डाल दो तो धुआं दे के जल जाता है ना। इनको भी डर रहता है कभी बाहर निकले बारिश में, सिर पे बूंदे गिरी, धुआं ना निकल जाए, ये जितना भी है वो ही खराब हो जाएगा हमारा। कौनकर वन से नारायण आ गए हैं। नारायण जी मौजूद हैं। कौनकर वन से शुभम राज। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने नंबर भी नहीं लिखवाए यहाँ पर, कि जो आ तो गए, तुझे बताने की क्या जरूरत है? हैं, तू क्या चाहता है तेरे को आगे बताए और तू हमको जलील करे कि तेरे तो मात्र 60 नंबर आए हैं, अकेले केमिस्ट्री में 60 आ सकते थे। देखिए, इससे आपका ही इंप्रूवमेंट होता है। जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करेंगे, कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। मूल्यांकन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप नंबर लिखवाते हैं तो आपका कमिटमेंट अपने आप आता है कि कम से कम अगली बार बढ़ाऊं, ताकि सर ये कहें कि अच्छा किया है। घटेंगे तो सर कुछ ना कुछ कहेंगे, तो वो इंपैक्ट अगले 21 दिन तक दिखाई देना चाहिए। कितना भी मोटिवेट कर लीजिए, हम ये गलती नहीं करेंगे। भास्कर कुमार, कौन कर टू। भास्कर कुमार, लक्की भास्कर आज भी नहीं आया है। गीतांजलि, कौन कर टू। जो अक्सर अब्सेंट रहते हैं ना, वो ही अब्सेंट रहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स में एक बात लिखी हुई है कि जब आप कोई चीज पहली बार या दूसरी बार करते हो तो गलती होती है, और वो बाद में आदत बन जाती है। रिपीटेशन जब चीजों का होने लगता है तो वो हैबिट में कन्वर्ट होने लगती है। ये पर्टिकुलरली गीतांजलि के लिए नहीं था, उनके नाम के बाद वाक्य बोला गया है। हो सकता है ये भी रेगुलर रहे, मुझे धमकी मिल जाए।
आदित्य भगत, ये नहीं है बिल्कुल, इसकी धमकी नहीं सुनी जाएगी। जब भी इसका नाम लिया है राक्षस एब्सेंट मिला है। अभय सिंह यादव आ गया है। सुलटा दिया उधर आप लोगों ने। वेदिका मीना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास कुछ चीजें निकल कर आ गई हैं। यदि अपन पहले से ही जानते हैं, इधर सुनो, अगर हम पहले से ही जानते हैं कि रेजोनेंस में स्टेबलाइजेशन किस में ज्यादा है, तो इनडायरेक्टली आप उसकी रेजोनेंस एनर्जी जानते हो। क्या जानते हो? रेजोनेंस एनर्जी। आइए क्वेश्चन लिखिए, कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी, कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी। आपको साइन के साथ कंपेयर नहीं करनी है ना, साइन तो केवल ये बताता है रिलीज हो रही, माइनस का साइन हटाकर केवल मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और देखना आप बहुत इजीली कंपेयर कर पाएंगे। इन दोनों में से बताओ रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन किस में ज्यादा है, फर्स्ट में या सेकंड में? पता चल गया है, एरोमेटिसिटी है इसके अंदर। तो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है? सेकंड की ज्यादा है एज कंपेयर टू। दो कोड़ी के सवाल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बताइए इन दोनों में आप किस प्रकार से बातें करोगे? स्टेबलाइजेशन किस में ज्यादा है, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में या सेकंड में? ये है नॉन एरोमेटिक और ये है कंपाउंड। एंटी एरोमेटिसिटी को तो अवॉइड करना चाहता है, डिस्टेबलाइजिंग होती है एंटी एरोमेटिसिटी। तो बताइए किस में रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन ज्यादा है? फर्स्ट में। तो रटने की जरूरत ही, जब आपको डेफिनेशन क्लियर होती है ना तो टॉपिक इजी हो जाता है। जब तक आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे हैंडल करना है तो आप रटोगे और सुलटोगे, सीधी सी बात है। फर्स्ट वर्सेस सेकंड। थर्ड का आंसर दे पाएंगे आप? ये कैसा है आपका और ये क्या है? तो स्टेबलाइजेशन तो इसी में ज्यादा होता है रेजोनेंस से। तो फर्स्ट की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। इनडायरेक्टली पता, आंखें खोलो देखो क्या कह रहे हो। इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो दिस इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड दिस इज लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यही कह रहे हो आप। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस ज्यादा। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट में बताइए। अब अटकेंगे बहुत सारे लोग, एरोमेटिक 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 सब में। सही बात है कि नहीं है? इसमें देखो अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर जब डीलोकलाइजेशन होगा तो कौन अपना लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहा है? नाइट्रोजन। यहां पर कौन अपना लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहा है? और यहां पर कौन अपना लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहा है? बताइए किसके लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन इजी होगा, किसमें बेटर डीलोकलाइजेशन? नेगेटिव चार्ज वाला इजीली अपना लोन पेयर शेयर करेगा। पर यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस किस में आएगा? थर्ड में, जहां रेजोनेंस बढ़िया हो रहा है, डीलोकलाइजेशन इजी हो रहा है। इधर देखो,
हाइपर में और रेजोनेंस में कौन ज्यादा स्टेबलाइजिंग है? रेजोनेंस, क्योंकि वहां डिलोकलाइजेशन इजी है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन कौन अपने लोन पेयर को इजीली डिलोकलाइज करवाएगा? कार्बन। तो इसमें रेजोनेंस बेटर हो रहा है, मतलब स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस अच्छा है। स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस अच्छा है, मतलब रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा। थर्ड, अब बताओ फर्स्ट और सेकंड में? फर्स्ट, बिल्कुल सही, ईएन से आपने देख लिया है, और फिर सेकंड। क्लियर? तो ईएन से आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है फर्स्ट से, ये कितने लोगों का मानना है? हाथ हवा में होना चाहिए ऐसे। गलत जवाब है, रेजोनेंस एनर्जी फर्स्ट की ज्यादा है सेकंड से। ए दिमाग से पैदल लोगों, इधर भी क्या देख लिया? ईएन, और उधर भी ईएन एक ही पीरियड के एटम्स पर एप्लीकेबल होता है। यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर और कार्बन सेम पीरियड के थे, पर यहां पर कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन एक पीरियड के नहीं है। आप बताइए कौन अपने लोन पेयर को इजीली शेयर करेगा? फ्लोरीन। बताया था कि नहीं बताया था? क्योंकि यहां पर बॉन्ड बनेगा 2p और यहां बॉन्ड बनेगा 2p 3p। तो किसके लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन इजी होगा? फ्लोरीन या क्लोरीन? फ्लोरीन। ग्रुप के अंदर साइज या फिर ओवरलैपिंग, स्मॉलर एटम इजीली अपने लोन पेयर शेयर करता है। तो बताइए किस में रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन ज्यादा है? फर्स्ट में एज कंपेयर टू सेकेंड। यहां पर आप नॉर्मली गलती करते हैं क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता बातें पीरियड की चल रही हैं या ग्रुप की, आप देखते ही नहीं। आज के लिए इतना ही, बात की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अपनी नोटबुक को बहुत अच्छे से पढ़ें, जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। Hello, Fajirat Noori, contact to class counter. Fajirat Noori.